नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 के पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है मानव विकास। देखिए, मानव विकास क्या होता है? मानव विकास का मतलब होता है मनुष्य का विकास करना। अब विकास में जहाँ बात आती है तो विकास का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जो लगातार जीवन पर्यंत चलती रहे। वैसे विकास की हम बात करें तो जो विकास है, विकास भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। यहाँ पर हम विकास को समझने के लिए वृद्धि और विकास दोनों की बात करेंगे। वृद्धि क्या होती है? देखिए, जो वृद्धि होती है किसी शरीर विशेष की वृद्धि होना, तो वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो विकास होता है वो निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो वृद्धि के बारे में क्या लिखा है? देखिए, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, जो वृद्धि होती है वह एक निश्चित समय तक चलती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, लेकिन एक निश्चित आयु तक उसके शरीर की वृद्धि होती रहती है और उसके बाद में उसके शरीर की वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास है, ये विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। और दूसरी अगर बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि शरीर के किसी एक पक्ष से संबंधित है। जो वृद्धि होती है वो शरीर के किसी एक पक्ष से संबंधित होती है, जैसे लंबाई का बढ़ना, ये वृद्धि में आएगा। लेकिन जो विकास है, विकास शरीर के संपूर्ण पक्ष से संबंधित है। जैसे वृद्धि के साथ साथ शरीर की लंबाई के साथ साथ इसमें शरीर का भार बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब कुछ विकास के बारे में बताएगा। तो जो वृद्धि है वो शरीर के किसी एक पक्ष से संबंधित है, जबकि विकास शरीर के संपूर्ण पक्ष से संबंधित है, जो लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके बाद में हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। जो वृद्धि होती है या तो मात्रात्मक ही होगी या ऋणात्मक होगी। लेकिन विकास की बात करें तो विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, अर्थात मनुष्य के गुणों में परिवर्तन होना ये विकास कहलाता है। मनुष्य के गुणों में जो परिवर्तन होता है उससे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और विकास जो होता है हमेशा मूल्य सापेक्ष होता है, अर्थात विकास जो होता है वो गुणों के साथ साथ धनात्मक होता है। इसके बाद में हम बात करें वृद्धि के चिन्ह की, तो वृद्धि का चिन्ह धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। जबकि जो विकास है, विकास में सकारात्मक वृद्धि होती है। इसमें जो वृद्धि है ना, इसमें या तो धनात्मक वृद्धि होगी या ऋणात्मक वृद्धि होगी, लेकिन विकास में हमेशा सकारात्मक वृद्धि होती है। अर्थात विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये हुई बात वृद्धि और विकास की। आगे हम बात करेंगे मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। क्या है मानव विकास के महत्वपूर्ण पहलू? देखिए, अगर हम बात करें मानव विकास की, तो मानव विकास की सर्वप्रथम अवधारणा देने वाले थे डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की सर्वप्रथम अवधारणा दी 1990 ईस्वी में महबूब उल हक के द्वारा। तो मानव विकास की सर्वप्रथम अवधारणा किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। जो ये महबूब उल हक थे, ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ये क्या थे? अर्थशास्त्री। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। एक पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो डॉक्टर महबूब उल हक है, इसने सर्वप्रथम मानव विकास की अवधारणा दी। और साथ ही इस मानव विकास की अवधारणा में जो इसके महत्वपूर्ण सहयोगी थे वो भारत के, मतलब कोलकाता के रहने वाले थे, तो अमर्त्य सेन। महबूब उल हक थे। इनके अनुसार मानव विकास का अर्थ क्या होता है? महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का अर्थ क्या होता है? तो इस मानव विकास का अर्थ होता है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। तो मानव विकास का अर्थ क्या होता है? लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। लोगों के जो विकल्प होते हैं उनमें वृद्धि करना ही मानव विकास का प्रमुख अर्थ होता है। देखिए, वैसे विकल्प बहुत सारे होते हैं हर मनुष्य के पास,
लेकिन उन सारे विकल्पों में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? मानव विकास। तो डॉक्टर महबूब गुलक के अनुसार मानव विकास का अर्थ हुआ लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। वैसे लोगों के विकल्पों में वृद्धि की बात करें हम, तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि उन्हें अपना विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। इस क्षेत्र में जो मानव विकास की हम जो बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रो अमर्त्य सेन को। जो ये अमर्त्य सेन थे, ये भारत के रहने वाले थे। अमर्त्य सेन कहाँ के थे? भारत के। और भारत में कौन सी जगह के थे? ये थे कोलकाता के। तो मानव विकास के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। तो मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि बताइए कि मानव विकास के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मानव विकास के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। कहाँ के रहने वाले थे? भारत में कोलकाता के रहने वाले थे। जो अमर्त्य सेन है, इन अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का जो मुख्य ध्येय है वो होता है स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी। प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन है, इनके अनुसार विकास का मुख्य ध्येय क्या होता है? या तो स्वतंत्रता में वृद्धि या परतंत्रता में कमी। अर्थात प्रो अमर्त्य सेन कहते हैं कि लोगों को जितनी स्वतंत्रताएं दी जाए उतनी ही अच्छी होती, क्योंकि स्वतंत्र इंसान जो होता है, स्वतंत्र जो लोग होते हैं, वो अपना कार्य भली भांति अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो परतंत्र है, किसी दूसरे की गुलाम है, तो उन स्वतंत्रता से उन्हें मुक्ति दिलानी चाहिए ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। तो मानव विकास के संदर्भ में डॉक्टर जो अमर्त्य सेन थे, इन्होंने कहा था कि मानव विकास का मुख्य ध्येय है स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी। अगर बात करें वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन की, तो ये मानव विकास का प्रतिवेदन किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास का प्रतिवेदन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ये 1990 से लगातार मानव विकास प्रतिवेदन की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। और 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास का प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है। तो ये बात हुई मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की। आगे हम बात करेंगे मानव विकास के कुछ अन्य पहलुओं की। तो हम बात कर रहे हैं मानव विकास की, और मानव विकास के संदर्भ में हम आगे बात करें, आगे चर्चा करें। तो देखिए, मानव विकास के संदर्भ में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक व भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कार्य मील का पत्थर साबित हुआ है। अर्थात हम बात करें तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे, इन्होंने मानव विकास के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मानव विकास के बारे में सबसे पहले जो अवधारणा देने वाले थे वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ही थे। आगे हम बात करें मानव विकास के संदर्भ में बाल लिंगानुपात की, तो मानव विकास के संदर्भ में हम बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, और उस कार्यक्रम का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत नामक स्थान से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत की गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई? हरियाणा के पानीपत नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का? तो इसका उद्देश्य था, एक तो बाल लिंगानुपात में जो गिरावट हो रही है, बाल लिंगानुपात में जो गिरावट हो रही है इसको कम करना, बाल लिंगानुपात में गिरावट को कम करना। और दूसरा इसका उद्देश्य था बेटियों को पढ़ाना।
तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम था, इसका अर्थ भी हम मानव विकास से ले सकते हैं, क्योंकि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे तो मानव का और अधिक विकास होगा। आगे हम मानव विकास के संदर्भ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में हम बात करें तो मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। तो मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्षों की बात करें तो मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है 3। कौन कौन से देखिए, एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना। अगर जीवन जीना है तो एक स्वस्थ जीवन जीना है, और स्वस्थ जीवन कैसे जी पाएंगे, जब मनुष्य को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी तब जाकर एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। तो मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने को। दूसरा मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है ज्ञान प्राप्त करना, कि हर प्रकार से सभी लोगों को सभी का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य को प्रगति करना चाहिए और हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के मनुष्य का कहीं न कहीं विकास हो पाएगा। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है वो है शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना। एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त रूप से उसके पास साधन उपलब्ध होने चाहिए। अगर उसके पास एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त मात्रा में साधन है तो मनुष्य का विकास उतना ही अधिक होगा। अतः मनुष्य के विकास के लिए शिष्ट जीवन जीना महत्वपूर्ण है, और शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना भी महत्वपूर्ण है। तो ये था मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष। तो मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्षों में पहला पक्ष है दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, दूसरा पक्ष है ज्ञान प्राप्त करना, और तीसरा पक्ष है शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना। तो हमने बात की मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की। मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्षों के बाद में हम आगे बात करेंगे मानव विकास के केंद्र बिंदु या मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये मान के चलिए एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है कि मानव विकास के केंद्र बिंदु या फिर मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों की बात करें तो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है 3। कौन कौन से हैं? एक है संसाधनों तक पहुंच, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा। देखिए मानव विकास के केंद्र बिंदु में जो संसाधनों तक पहुंच है, इसका अर्थ क्या होता है कि संसाधनों तक पहुंच की बात करें तो हर मनुष्य का जो है संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। हर मनुष्य की संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। सभी प्रकार के संसाधन सभी मनुष्य के पास उपलब्ध होने चाहिए। अगर सभी प्रकार के जो संसाधन हर मनुष्य के पास उपलब्ध होंगे तो मानव का विकास संभव हो पाएगा। इसके बाद में है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करें तो एक स्वस्थ मानव ही विकास कर सकता है। एक मनुष्य का विकास तब होगा तब वो स्वस्थ होगा। अगर मनुष्य स्वस्थ ही नहीं होगा तो उसका विकास कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मनुष्य के विकास के लिए जो है उसका स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। तो मानव विकास का केंद्र बिंदु दूसरा स्वस्थ है। उसके बाद में शिक्षा। देखिए एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो एक शिक्षित व्यक्ति हर संसाधनों का अच्छी तरीके से प्रयोग कर पाएगा। शिक्षित व्यक्ति जो होता है अपना विकास संभव कर पाएगा। अगर उसे शिक्षा प्राप्त नहीं की जाएगी, उसे शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य को अपना विकास करने के लिए शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अतः सभी व्यक्तियों तक शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। तो मानव विकास के केंद्र बिंदु या मूलभूत क्षेत्र कितने हुए? 3 हैं। पहला संसाधनों तक पहुंच, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा। अब मानव विकास के केंद्र बिंदु के बाद में हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अपना अगला टॉपिक है मानव विकास के स्तंभ या प्रमुख घटक। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम वैसे उन्हीं टॉपिकों की बात कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में संभावना है कि ऐसे प्रश्न आ जाए। तो जो संभावित प्रश्न है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। मानव विकास के स्तंभ या प्रमुख घटकों में देखिए पहला घटक कौन सा है? समता। दूसरा घटक है सतत पोषणीयता। तीसरा घटक है उत्पादकता, और जो चौथा घटक है वह है सशक्तिकरण। अगर समता की हम बात करें तो समता का अर्थ क्या होता है? देखिए प्रत्येक व्यक्तियों को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना।
समता का अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्तियों को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। मतलब कि प्रत्येक व्यक्तियों को जितने भी उपलब्ध अवसर हैं उन अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना चाहिए। अर्थात सभी व्यक्तियों के पास जो संसाधन है वो सभी व्यक्तियों के पास समान रूप से पहुंचने चाहिए और सभी लोगों को उन अवसरों का फायदा पहुंचना चाहिए। तो समता का सीधा सा अर्थ हुआ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है यह है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ी अर्थात आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों व विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। अर्थात इसको हम यूं समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इनको अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। अर्थात आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है उनको बचाकर रखना चाहिए, तब जाकर मनुष्य का कहीं न कहीं विकास संभव हो पाएगा। तो मानव विकास के स्तंभ में तीसरा जो स्तंभ है वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण की हम बात करें तो सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? देखिए, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। अपने विकल्प चुनने के लिए क्या प्राप्त करना? शक्ति प्राप्त करना। और ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। जो अपने विकल्प चुनने के लिए जो शक्ति प्राप्त की जाती है वो शक्ति आती कहां से है? तो वो शक्ति आती है स्वतंत्रता और क्षमता से। तो सशक्तिकरण मानव विकास के स्तंभ का तीसरा बिंदु था। इसमें लिखा है कि प्रत्येक विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, और वो शक्ति आती कहां से है? स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। मानव विकास के स्तंभ में चौथा जो स्तंभ है अपना वो है उत्पादकता। उत्पादकता से क्या तात्पर्य? देखिए, उत्पादकता का अर्थ अर्थात मानव कार्य के संदर्भ में, उत्पादकता का अर्थ क्या है? मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। इसका अर्थ मानव कार्य के संदर्भ में किससे है? उत्पादकता से। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके, लोगों में मतलब क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए ताकि वो अपना विकास स्वयं कर पाए। तो इसका अर्थ मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। मतलब ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए जिससे लोगों का विकास संभव हो पाए। तो उत्पादकता का अर्थ है मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए जिससे मानव का विकास संभव हो पाए। ये प्रश्न मानव विकास के स्तंभ के रूप में भी पूछा जा सकता है, या मानव विकास के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं इस रूप में भी पूछा जा सकता है। तो मानव विकास के स्तंभ कह दो या मानव विकास के प्रमुख घटक कह दो, बात एक ही है। तो मानव विकास के प्रमुख घटकों में क्षमता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता है। इसी के साथ ही मानव विकास के प्रमुख स्तंभ या प्रमुख घटक जो टॉपिक है अपना वो समाप्त होता है। आगे हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। मानव विकास में हम आगे बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 1990 से ये मानव विकास सूचकांक है, ये 1990 से लगातार जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास सूचकांक को 1990 से लगातार जो है इसके बारे में बता रहा है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक। देखिए, जो मानव विकास सूचकांक है ये शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम निर्धारण करता है। और ये क्रम 0 से 1 के बीच में माना जाता है। प्रश्न आता है कि बताइए मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितने के बीच होता है? तो मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के आधार पर होता है। तो देखिए, यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है।
ये था मानव विकास सूचकांक HDI के कुछ पहलू। इसके बाद में हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक के स्कोर या स्तर की, कि किस स्तर पर कौन सा देश होता है। देखिए, सबसे पहले अति उच्च स्तर वाले देश, अति उच्च स्तर वाले देशों की बात करें तो 0 से 1 के सर्वाधिक निकट जो देश होता है वो आता है अति उच्च स्तर के देशों में। तो 0 से 1 के स्तर के निकट पर जितने जो भी देश है वो सबसे अधिक उच्च स्तर के देशों में आएंगे मानव विकास सूचकांक के में। देखिए 0.800 से ऊपर अति उच्च स्तर के देश आते हैं, 0.800 से ऊपर के, इसमें 66 देश होते हैं। और मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पर नॉर्वे है 0.961 के साथ में। तो 0.961 के साथ में जो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है वो है नॉर्वे देश। और अति उच्च स्तर के देशों में देशों की संख्या पूछे तो देशों की संख्या 66। इसके बाद में आता है उच्च स्तर के देश, और उच्च स्तर के देशों में देखिए 0.700 से लगाकर 0.799 के बीच जितने भी देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.700 से 0.799 के बीच में है वो देश है 53। तो उच्च मानव विकास सूचकांक में देशों की संख्या है 53 जिनका स्कोर 0.700 से 0.799 के बीच है। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करें तो इसमें और उन देशों की संख्या है 37 देश हैं जो मध्यम मानव विकास सूचकांक में आते हैं। इसके बाद में सूचकांक निम्न है। तो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करें तो इसमें 0.549 से नीचे के जिनका मानव विकास सूचकांक 0.549 से नीचे है वो सभी देश निम्न मानव विकास सूचकांक के स्कोर के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है 33। अगर हम बात करें कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 131वां। ये है 2020 के अनुसार। 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक अगर बात करें तो भारत के मानव विकास सूचकांक का विश्व में 131वां स्थान है। देखिए मानव विकास सूचकांक में हम भारत के स्थान की बात करें तो 2006 के अनुसार भारत का स्थान था 126वां। लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो है 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का 131वां स्थान है। ये जो है 131वां स्थान ये 2020 के अनुसार है। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 131वां स्थान है। 2022 की बात करें तो भारत का मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है। लेकिन ये भी नहीं पूछा जाएगा। जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो यही है 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है 131वां स्थान है। अब भारत का 130 देशों से पीछे रहने का कारण क्या है कि 130 देश ऐसे हैं जो भारत से आगे हैं। जैसे बात करें तो छोटे देश त्रिनिदाद जो है त्रिनिदाद या फिर बात करें कि श्रीलंका, ये श्रीलंका और त्रिनिदाद जैसे छोटे छोटे देश भी मानव विकास सूचकांक में भारत से आगे है। ये मानव विकास सूचकांक श्रीलंका और इनका जो है ना ये भारत से कहीं ज्यादा है। अब भारत का मानव विकास सूचकांक इतना कम क्यों है आखिरकार 130 देशों से पीछे रहने का कारण क्या है। वो है उच्च जन्म दर कि यहाँ जन्म दर ज्यादा है और संसाधनों की कमी है। अगर जन्म दर ज्यादा होगी संसाधनों की कमी होगी तो मानव विकास सूचकांक में भारत इतना प्रगति नहीं कर पाएगा। अगर मानव विकास सूचकांक में भारत को अपना स्थान हासिल करना है तो जन्म दर को कम करना पड़ेगा, संसाधनों की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं भी मानव विकास सूचकांक में भारत आगे निकल पाएगा। तो ये वर्तमान में भारत 130 देशों से पीछे रहने का मुख्य कारण यही है उच्च जन्म दर और संसाधनों की कमी। तो 2020 के अनुसार ये ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 131वां स्थान है। इसी के साथ मानव भूगोल कक्षा 12 के अध्याय नंबर 3 मानव विकास का ये चैप्टर समाप्त हुआ। आगे हम अध्याय नंबर 4 की बात करेंगे, लेकिन अध्याय नंबर 4 की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।